हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन। समझते हैं पहले ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब है। इन आवर जनरल टर्म वी कैन से मूवमेंट ऑफ समथिंग, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन, और कैरिंग समथिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी एक चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगी। ओके बच्चों, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बायोलॉजिकल टर्म, और इस चैप्टर में हम किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को यूज करेंगे उस पर हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके, सो how can we define transportation in biological terms? So we can say in biology, transport is a life process in which a substance in one part of the body of an organism is carried to other part of the body. Okay, क्या बता रहे हैं कि बायोलॉजिकल टर्म में कोई सब्सटेंस बॉडी के वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो कैरी किया जाता है, ओके, बाय द मीन्स ऑफ सम ऑर्गन्स, दिस इज कॉल्ड आवर प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हम लोअर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। ओके, विल स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा और कौन कौन से ऑर्गन इसके लिए प्रेजेंट होंगे, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गन विच आर what are the organ which are responsible for transportation of material in the plant. Okay, so we can say in plant we have two type of main tissues. Okay, and what are these? Xylem tissue and phloem tissue. In your class 9th you have studied about the xylem and phloem. Okay, xylem is that kind of tissue which carry water and mineral throughout the plant body. Complete plant body में क्या carry करता है? Water और mineral carry करने का काम कौन करेगा? जाइलम टिश्यू करता है, ध्यान रखेंगे। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? इट कैरी वाटर एंड मिनरल्स। ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम कैरी फूड मटेरियल एंड हार्मोन्स इन द बॉडी। so we can say it carry food and hormones in the body. Okay, so there are two conducting tissue in the plant body जिसको हम क्या एक और नाम देते हैं, दिस कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। द टर्म वेस्कुलेशन, वेस्कुलेशन का मतलब किसी चीज को कैरी करना। तो here plant, I mean in plant xylem and phloem act as vascular bundle of the plant body. Okay, हालांकि क्लास 10th में इनके डिटेल स्ट्रक्चर पे बात नहीं करनी है, जस्ट हमको इनके पार्ट्स डिस्कस कर लेने और मैकेनिज्म को समझ लेना है, हाउ दीज टिश्यूज कैरी water and mineral as well as food and hormones in throughout the body. Okay, so write down this, then we'll discuss about this xylem. बच्चों, इसमें आगे हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। अभी जैसे कि मैंने बता दिया, इन प्लांट देयर वी हैव टिश्यू कॉल्ड जाइलम। ओके, तो जाइलम किस में हेल्प कर रहा है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, राइट? ओके, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जाइलम? पहले हम जाइलम के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सो वी हैव मेन 4 parts of xylem, and what are that? One is xylem vessel. Xylem vessel is also called trachea. Okay, second one is called tracheids. Then xylem parenchyma and xylem fiber. Xylem fiber is also called xylem sclerenchyma. Okay, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो xylem vessel have open end. इनके ends क्या हैं? open है और ये they are stacked वन अबव अनदर, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से कनेक्टेड होंगे और इन दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड पिट। ओके, ल्यूमेन या पिट नाम दिया जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे कि जाइलम वेसल्स जो हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है कंडक्टिंग टिश्यू है आइदर इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का क्या कॉन्सेप्ट है पहले ये समझिए, जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वाटर और मिनरल कंडक्ट करने का काम किसका है? या तो ओनली जाइलम वेसल का, और बोथ जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स। क्या कंडीशन बता दी? इन फ्लावरिंग प्लांट आइदर ओनली जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर और बोथ जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स। ओके, तो कंडीशन क्या समझिए? इन फ्लावरिंग प्लांट
ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा क्या चीज होगी, आइदर जाइलम वेसल और बोथ जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स। तो कहने का यह मतलब है कि ओनली ट्रैकिड्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या तो जाइलम वेसल अकेला या जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात करते हैं ट्रैकिड्स की। ट्रैकिड्स के जो एंड है वो ओपन नहीं है, ओके, फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर है ना, जिसके एंड टेपरिंग है, दोनों साइड से कैसे हैं, क्लोज्ड हैं, और हर जो है ट्रैकिड दूसरे ट्रैकिड से इस तरीके से हॉल के थ्रू कनेक्टेड होगा। दिस होल्स आर कॉल्ड पिट्स, है ना, पिट्स या ल्यूमेन नाम देंगे, जो वाटर के लेटरल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, सो जनरली सभी प्लांट्स में ट्रैकिड्स प्रेजेंट होंगे, बट नॉन फ्लावरिंग प्लांट में जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है वो ओनली क्या है, ट्रैकिड्स है, ध्यान रखेंगे ना। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट only water conducting tissue, and what is that, tracheids। ठीक है, तो उसमें जाइलम वेसल प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर का काम स्टोरेज का होगा। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज का काम करेगा, और जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो कि आपका डेड टिश्यू है वो जाइलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके बच्चों, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ हमारा किसका, अभी जाइलम के स्ट्रक्चर पे बात करिए, अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म क्या है वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, जितना समझ में आ रहा है एक बार लिख दो इसको। तो बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो मैकेनिज्म में हमारे पास बेसिकली दो चीजें हैं, दो टाइप का मैकेनिज्म है। फर्स्ट इज कॉल्ड रूट प्रेशर थ्योरी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ये किस कैटेगरी में आते हैं, एसेंट ऑफ शेप, यानी कि मटेरियल का, है ना, सेल में जो मटेरियल है उसका एसेंट यानी कि ऊपर चढ़ना। ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी की बात करते हैं। हमको पता है कि भाई वाटर और मिनरल कहाँ प्रेजेंट है, इन द सॉइल, और सॉइल के अंदर प्लांट का कौन सा पार्ट है, रूट। तो रूट क्या करेगा कि रूट विल एब्जॉर्ब दी वाटर, रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा। उस प्रेशर की वजह से जो दूसरा वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, वापस ऊपर की तरफ आएगा। क्या कंडीशन मैंने बताई, ओके, कि रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और उस प्रेशर एब्जॉर्प्शन से वाटर धीरे धीरे जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स में ऊपर चढ़ेगा और फाइनली लीफ तक पहुंच जाएगा। वाटर को पहुंचाना कहाँ है बच्चों, लीफ तक, क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होगी। ओके, बट दिस थियरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दी स्मॉल प्लांट्स, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हर्ब्स, है ना। हर्ब्स के लिए ये वैलिड है, अदरवाइज ये हायर प्लांट या श्रब्स के लिए वैलिड नहीं है, ध्यान रखेंगे। दिस theory is not valid for the higher plant like shrubs, it is valid only for the higher plant like herbs। okay, इसके अलावा एक और थ्योरी आती है एब्जॉर्प्शन थ्योरी। इसमें कंडीशन क्या होती है कि मिनरल मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। प्लांट जो है पहले क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेगा, और मिनरल के एब्जॉर्प्शन की वजह से फाइनली जो है ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर ऊपर चढ़ता है। तो इस कंडीशन में वाटर का कंडक्शन जो है पिट्स के थ्रू लेटरल भी हो सकता है और अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो कंडीशन हुई किसकी, रूट प्रेशर थ्योरी की। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा ट्रांसपिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, की हाउ टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अ बिगर प्लांट, है ना। हर्ब्स में तो हो गया, श्रब्स में या बिगर प्लांट्स में किस तरीके से वाटर और मिनरल का कंडक्शन किया जाए। तो कौन सी थ्योरी आती है, ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। वी कैन से इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, evaporation of water from aerial part, and what are the aerial part of the plant, leaf and some young stem। ठीक है ना। अब प्लांट से रेगुलरली क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, यानी कि एक्सेस में जो वाटर है वो इवापोरेट होगा, वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जब वेपर में कन्वर्ट होगा
तो जितना भी एक्सेस वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वाटर कहाँ तक पहुंचा, लीफ तक पहुंचा। लेट्स सी वाटर कहाँ तक पहुंच गया है, लीफ तक पहुंच गया है। कहाँ से, रूट से। और लीफ में वो स्टोर नहीं हुआ, लीफ के बाद जितना फोटोसिंथेसिस में यूज में आना था उतना यूज में आ गया, एंड रेस्ट ऑफ द वाटर इज इवापोरेट। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसपिरेशन। अब इवापोरेशन से क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन वाटर की डिमांड फिर से बनी रहेगी, वाटर रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि वाटर तो लूज हो गया है। तो नीचे एक कोहेजन पुल या ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होगा जितनी जाइलम वेसल या ट्रैकिड्स है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर से डिफरेंट स्टेम से होता हुआ कहाँ तक जाएगा, लीफ तक पहुंचेगा। जितना यूज में आएगा उतना लीफ ने कंज्यूम कर लिया, और रेस्ट ऑफ द वाटर कहाँ चला जाएगा, फिर से इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो रेगुलरली वाटर की डिमांड बनी रहती है, तो वाटर का नेट मूवमेंट कहाँ होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता रहेगा। सो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और जो पुल जनरेट होगा दैट पुल इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी चाहिए कि प्लांट में जो वाटर और मिनरल का मूवमेंट है दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में है, हमेशा नीचे से अपवर्ड, है ना। अपवर्ड का मतलब आइदर स्ट्रेट और साइड में जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में ही। कभी भी वाटर डाउनवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि वाटर को पहुंचाना कहाँ है, लीफ तक, और लीफ कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वाटर को लीफ तक पहुंचाने के लिए कंडक्शन जो जनरेट होगा या सक्शन जनरेट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में। और वाटर जो है, वाटर के साथ में मिनरल्स, मिनरल्स क्या हैं, जो 9th क्लास में आप लोगों ने डिफरेंट आयंस पढ़े हैं। ठीक है, व्हाट आर दी आयन, जो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स आयन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, दीज ऑल आर मिनरल्स। वही वाटर में डिजोल्व होके और क्या हो जाएंगे, प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है और लीफ तक पहुंचेंगे। और वाटर के मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इस प्रोसेस के लिए किसके रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाटर बिना एनर्जी कंज्यूम किए लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, वाटर एज वेल एज मिनरल। ओके, तो वाटर का और मिनरल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे फ्लोएम पे कि किस तरीके से फूड का मूवमेंट होगा। ओके, तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन की, रूट प्रेशर थ्योरी जो मैंने बता दिया, अलग से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इसमें कि कंप्लीट इसका फिनोमिना क्या है, अभी तो मैंने समझा दिया। राइट डाउन दिस। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम फूड के ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, वो क्या है, दैट मटेरियल इज, आई मीन नॉट आवर बॉडी, एक्सक्यूज मी, फॉर प्लांट बॉडी। ठीक है, तो प्लांट बॉडी में फूड और हार्मोन्स का मूवमेंट होता है बाय द फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, जाइलम के साथ में दूसरा टिश्यू कौन सा है, फ्लोएम। तो फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स हैं, है ना। व्हाट आर दैट, फर्स्ट इज सीव ट्यूब। ठीक है, मेन ट्यूब ही सीव ट्यूब है, जो मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। सीव ट्यूब, है ना, एक के ऊपर एक जॉइन होगी, है ना, और बीच में गैप प्रेजेंट होता है सीव ट्यूब के, दिस इज कॉल्ड सीव प्लेट। इसके थ्रू ही मटेरियल ऊपर जाएगा या जिस भी डायरेक्शन में जाना हो जाएगा। और एक सीव ट्यूब दूसरे सीव ट्यूब से सीव प्लेट के थ्रू कनेक्टेड होगी। सीव ट्यूब इज डेड, डेड होगा, उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो जो सेकंड वाला है हमारा कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब के साथ में क्या नाम है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल लिविंग सेल्स है, और इसका जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सीव ट्यूब उसी न्यूक्लियस को यूज करके और अपना लिविंग फंक्शन परफॉर्म करेगी। नेचुरली वो क्या है, डेड है। जब वो सीव ट्यूब बनती है तब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बट जैसे जैसे थोड़ी सीव ट्यूब पुरानी होती जाएगी, थोड़ी एजिंग होती जाएगी, तो उसका न्यूक्लियस डेड होता जाएगा ऑन मेच्योरिंग, मेच्योर होने पे। क्यों डेड होगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा फूड कंज्यूम कर सके। अगर न्यूक्लियस ही रहेगा तो न्यूक्लियस ही ज्यादा स्पेस कवर कर लेगा, तो फूड कंज्यूम करने के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो फूड कंज्यूम करने के लिए फ्यूचर में उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। उसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये दो और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं किसमें, फ्लोएम में। ठीक है बच्चों, अब फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट होता है उस चीज को हम समझते हैं किस तरीके से मूवमेंट होगा। और पहले तो हम ये समझें कि फूड को पहुंचाना कहाँ है। फूड इज मूव थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के हर पार्ट में। फूड लीफ बन कहाँ रहा है, लीफ में बन रहा है। कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। और पहुंचाना कहाँ है उसको, इसको हमको पहुंचाना है
डिफरेंट हर बॉडी पार्ट में, लीफ को लीफ में भी रखना है, स्टेम में, ब्रांचेस में, रूट्स में, हर जगह फूड का मूवमेंट होना चाहिए। सो इन ऑल डायरेक्शन, अनलाइक वाटर, वाटर कहाँ जा रहा था, ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट फूड जो है हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो द मूवमेंट ऑफ फूड बाय द फ्लोएम टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, एक नया टर्म आपको मिल रहा है, व्हाट इज दैट, ट्रांसलोकेशन। समझिए व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, क्या डेफिनेशन बताई, द मूवमेंट ऑफ फूड बाय प्लांट टिश्यू, बाय फ्लोएम थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ये वाला पोर्शन सीव ट्यूब का है, ये वाला कंपेनियन सेल का है। अब फूड किस तरीके से ट्रांसलोकेट करेगा, इस चीज को आप समझिए। फूड के साथ में हॉर्मोन्स भी हैं जो आप सेकंड चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, कौन कौन से प्लांट हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि फूड जो है इस सीव ट्यूब में लोड हो जाएगा। और बच्चों याद करें, प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल तो है स्टार्च, और जो एक्टिव फूड मटेरियल है जो यूज में आ रहा है वो क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, सीव ट्यूब की वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज की, कैरियोडेड सेल से, और इसके अंदर ये फूड यहाँ पे लोड हो जाएगा। फूड लोड होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वाटर तो फ्लूइड है तो अपने आप ही मूव कर जाएगा, बट व्हाट अबाउट द फूड मटेरियल, इसको लोड होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट मीन प्लांट मटेरियल में एनर्जी सप्लाई हो जाती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अब जैसे ही फूड सीव ट्यूब के अंदर आ गया, अब फूड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने के लिए, मूवमेंट के लिए वाटर भी चाहिए, तो थोड़ा सा वाटर भी इसके अंदर क्या हो जाता है, आ जाता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। ठीक है ना, कौन सी प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर एंटर हो जाएगा। वाटर और फूड ये दोनों ही क्या होते जाएंगे, मूव करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। प्लांट को जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी पार्ट में फूड की रिक्वायरमेंट होगी, फूड वहां तक पहुंच जाएगा। आइदर इन लीफ में ही जरूरत है तो लीफ में रुक जाएगा, स्टेम में चाहिए तो स्टेम में जाएगा, देन ब्रांचेस में चाहिए तो ब्रांचेस में जाएगा, रूट्स में चाहिए तो रूट्स में जाएगा। सो द मूवमेंट ऑफ फूड, डायरेक्शन की बात करें, है ना, डायरेक्शन ऑफ फूड ऑल डायरेक्शन, है ना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में जो है फूड क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। एंड फूड जो है मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो दोनों में मेजर डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब अगर हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट और एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन में क्या डिफरेंस है, तो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में कंडीशन क्या बताई थी, आई मीन एनिमल ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन नहीं, जाइलम के थ्रू वाटर के कंडक्शन में और फ्लोएम के थ्रू फूड के कंडक्शन में क्या डिफरेंस है। जाइलम वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में ही, अपवर्ड डायरेक्शन में ही कैरी करेगा ऊपर की तरफ, जबकि फ्लोएम फूड को हर डायरेक्शन में क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, इन ऑल काइंड ऑफ डायरेक्शन। ओके, जाइलम से वाटर के कंडक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ट्रांसलोकेशन के लिए, यानी कि जो फ्लोएम फूड कैरी कर रहा है उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तो ये प्लांट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, समझा दिया मैंने। ओके, ह्यूमन में भी हम ट्रांसपोर्टेशन को समझेंगे, देखते हैं आज कितना पॉसिबल हो पाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस। सो स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ओके, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, है ना, वन इज कॉल्ड ब्लड एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड लिम्फ। क्लास 9th में आप लोगों ने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, और उसमें क्या पढ़ा था, ब्लड एंड लिम्फ। इन दो टिश्यूज के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा था। ब्लड को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब ब्लड से रिलेटेड जो सिस्टम हमारे बॉडी में काम करता है, दिस इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और लिम्फ से रिलेटेड जो सिस्टम काम करता है, दिस इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। तो पहले हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, ब्लड को डिस्कस करेंगे, और सर्कुलेटरी सिस्टम का एक अलग से पूरा डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम समझते हैं ब्लड। ध्यान देखिए, ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो थ्रू आउट दी एनिमल बॉडी क्या कैरी करता है, डिफरेंट मटेरियल्स को कैरी करता है। हम बोलते हैं ना कि बॉडी में फूड सप्लाई हो रहा है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जितने यूजफुल मटेरियल हैं, मिनरल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, इन सबको कैरी करने का काम कौन करता है, ब्लड ही तो करेगा, है ना। ओके,
सो ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं समझिए। तो ब्लड हैज मेन 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट। द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। सेकंड इज कॉल्ड रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको हम आरबीसी भी कहते हैं। सेकंड इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स, दिस इज कॉल्ड डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा को समझते हैं, द फ्लूइड मटेरियल ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड मटेरियल है, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाएगा, ठीक है। इस प्लाज्मा में 90% अमाउंट किसका होता है? वाटर का, ठीक है बच्चों, लिखते भी जाएंगे साथ में। प्लाज्मा में 90% अमाउंट किसका है? वाटर का। इसके अलावा फूड मटेरियल, हॉर्मोन्स, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। So we can say RBC, WBC and platelets also are present in plasma. ठीक है। So what is plasma? It is a fluid material, 90% water है। तो ब्लड को फ्लो करने में या फ्लूइड बनाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? प्लाज्मा का ही रोल है, ठीक है बच्चों। देन ब्लड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन से ब्लड इज अ काइंड ऑफ प्लाज्मा which having RBC, WBC and platelets embedded in it. एक्चुअल में ब्लड का जो 70% कंपोनेंट है वो प्लाज्मा ही है, ठीक है। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स। बेसिकली इनको हम सेल नाम नहीं देते हैं बिकॉज इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़ा था कि देयर आर 3 essential component of the blood. What are that? 3 essential component of this cell. What are that? Cell membrane, this is plasma membrane, then second one is nucleus and third one is cytoplasm. So it lacks nucleus. अब ये पहले हम इसको डिटेल समझते हैं, फिर समझते हैं न्यूक्लियस क्यों नहीं है। आरबीसी का नाम रेड ब्लड कॉर्पसल्स नाम इसलिए दिया गया बिकॉज इसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है, दैट रेड कलर पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। क्या नाम देंगे इसको? हीमोग्लोबिन। इसमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट होगा और आयरन की वजह से ये क्या हो जाता है? रेड कलर का होता है, ध्यान रखेंगे। तो रेड कलर पिगमेंट और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन वाया ब्लड, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं है? न्यूक्लियस इसलिए नहीं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा? कैरी करेगा। अगर न्यूक्लियस होता तो न्यूक्लियस ही ज्यादा स्पेस कवर कर लेता। तो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका? आरबीसी का। आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ब्लड में, जो आरबीसी है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा बोन में। बोन मेरो के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? आरबीसी का, ठीक है। अब समझ में आ गया कि इसको सेल क्यों नहीं कह रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। एक आरबीसी की जो लाइफ है वो होती है तकरीबन 120 डेज, और जितनी आरबीसी एक दिन में डेड होती है उसका 3 टाइम वापस से बॉडी में बनने भी लग जाता है, ओके। अच्छा, कुछ नए ऑर्गेनिज्म, आई मीन कुछ नई एक बीमारी पिछले 8-10 साल से आई है, दिस इज कॉल्ड थैलीसीमिया। इस केस में पर्सन की बॉडी आरबीसी नहीं बनाती, तो ऐसे पर्सन को फिर हमको क्या करना होता है? आर्टिफिशियली ब्लड चढ़ाना होता है। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा काम है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, आप लोग स्टूडेंट नहीं, जो 18 ईयर से ऊपर के हैं, है ना, तो किसी एक पर्सन को जिंदगी मिलती है, ओके। अच्छा काम है, करना चाहिए, बट कंडीशन डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही, और जो 18 ईयर से ऊपर हैं उनके लिए। तो एक आरबीसी की लाइफ जो है 120 डेज, ओके। आरबीसी के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, वो है इरिथ्रोसाइट। What is that? Erythrocyte. Flattened इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ओके। सेकंड इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सो इट कैन बी कॉल्ड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है बॉडी में, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है किसी भी जर्म्स के अगेंस्ट। जब भी बॉडी में कोई जर्मिनल अटैक होता है, कोई जर्म, बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है, तो ये डब्ल्यूबीसी उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब ये 2 तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है। एक तो नेचुरली सेल है ना, तो ये डायरेक्ट क्या कर सकती है कि उस ऑर्गेनिज्म को खा सकती है, ओके। मैक्रोफेज की तरह एक्ट करके उस पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेगा? कैप्चर करके, और ऑर्गेनिज्म को ये डेड कर देगी, खा जाएगी, ओके। एक तो ये तरीका हो गया बाय एंगल्फिंग दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और वायरस। और सेकंड कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि ये डब्ल्यूबीसी उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट केमिकल बना सकती है, एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड एंटीबॉडी। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एंटीजन कहलाएगा, और उसके अगेंस्ट ये जो केमिकल बनाएगी, दिस इज कॉल्ड एंटीबॉडी। तो वो जो ऑर्गेनिज्म केमिकल सिक्रेट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये एंटीबॉडी भी जो बन रहे हैं,
वो एंटीबॉडी उस केमिकल के इफेक्ट को खत्म कर देंगे और धीरे धीरे वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। तो दो तरीके से ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो कह सकते हैं कि बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म कौन तैयार कर रहा है? WBC। हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। तो ये इम्यून सिस्टम फंक्शनल कैसे है? क्योंकि बॉडी में क्या प्रेजेंट है? WBC प्रेजेंट है, ठीक है। और यही हमारे बॉडी का इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए हमको तैयार कर रहा है। फोर्थ कंपोनेंट है ब्लड का, दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल, ठीक है, किसी भी सेल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और क्लॉटिंग के लिए प्रोसेस का नाम है कोगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या नाम दिया गया? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना। ये समटाइम आप देखते हैं कि जब आपको कहीं कट लगता है, ब्लड आता है, तो वो विद इन 1 मिनट वो ब्लड आना बंद हो जाएगा। बिकॉज ब्लड का जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड के साथ में बाहर आएंगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। एंजाइमेटिक रिएक्शन वाले क्या है, वो ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल पर है। आपको खाली ये समझना है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। बहुत सारे प्लेटलेट्स वहीं उस पर्टिकुलर वुंड पे या कट पे कलेक्ट हो जाते हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिससे कि ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा और कुछ टाइम में वो वुंड हील हो जाएगा। अगर ये प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो वैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर निकलता जाएगा, ठीक है ना। कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये एक जेनेटिकली डिजीज होती है, दैट डिजीज कॉल्ड हीमोफीलिया, याद रखेंगे। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि प्लेटलेट्स फंक्शनल नहीं होती हैं और बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, यानी कि एक बार कट लगा तो वो ब्लड बॉडी से रिलीज होता ही जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटेन का जो राजघराना है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने सुना होगा हमेशा क्वीन बनाई जाती है, किंग नहीं बनाया जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो जेनेटिक डिजीज है, क्या नाम मैंने बताया? हीमोफीलिया। ये ब्रिटेन के राजघराने में प्रेजेंट है, ठीक है। और एक बात हीमोफीलिया की स्पेशल ये कि जेनेटिक डिजीज है, लेकिन ये होती ओनली मेल में है ना। ओनली किस में होगी? मेल्स में ही ये डिजीज होगी, फीमेल में ये डिजीज प्रेजेंट नहीं होती है। इसको कैरी करने वाला जीन फीमेल में प्रेजेंट होगा, बट ये डिजीज ओनली किस में एक्टिव हो जाएगी? मेल में। फीमेल में ये डिजीज होगी नहीं, ओके। बट जीन्स का कैरियर कौन है? फीमेल, ओके। दैट्स वाई पुराने जमाने में जब मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो किंग की लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता था कि कब कट लग जाए और वो परमात्मा को प्यारे हो जाए, है ना। तो लेकिन क्वीन तो रह सकती है, बिकॉज उसमें हीमोफीलिया वाली डिजीज नहीं होगी। दैट्स वाई वहाँ पे के राजघराने में किसका शासन होता था? क्वीन का। हमारे ऊपर भी शासन किया ना क्वीन विक्टोरिया ने, जानते हैं आप लोग। खैर वो टाइम तो निकल गया, पुराना अंग्रेजों का जमाना था। अभी ये प्लेटलेट्स का कॉन्सेप्ट हो गया, व्हाट इज इट? कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है, यानी कि ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करेंगे, ओके बच्चों। तो ये तो ब्लड के कंपोनेंट्स हो गए। ब्लड का फंक्शन क्या है? पूरी बॉडी में क्या है? सर्कुलेट करना फूड मटेरियल, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से कलेक्ट करके और बॉडी से रिलीज करने का काम करता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम तैयार करना, यानी कि किसी भी डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है ना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। इसके अलावा पूरी बॉडी में हार्मोन्स की सप्लाई करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि बॉडी में जितना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है, हम जो भी फंक्शन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर हार्मोनल बेस्ड। तो उन हार्मोन्स के फंक्शनिंग के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो आज का पूरा कॉन्सेप्ट हमने समराइज कर लिया, यहाँ पर हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।